नमस्कार, मेरा नाम रेनू, मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त। आज हम बात करने जा रहे हैं ज्योतिषाचार्य के ऊपर, एस्ट्रोलॉजी जिसे आप कहते हैं। कुछ लोगों का इसमें विश्वास है और कुछ का नहीं है, कुछ इसे बिल्कुल सिरे से खारिज करते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से हमारी साथी चारू भटनागर से, जो सिद्धि प्राप्त हैं एस्ट्रोलॉजी में। इसके बारे में आगे वो बताएंगी। नमस्कार जी। नमस्कार चारू जी, कैसी हैं आप? बढ़िया, बहुत अच्छी। आप एस्ट्रोलॉजर हैं और काफ़ी सालों से एस्ट्रोलॉजी कर रही हैं जी। हमारे दर्शकों के लिए बताइए कि एस्ट्रोलॉजी है क्या चीज़, या यूँ कहें कि ज्योतिषी है क्या चीज़। क्योंकि कुछ लोग इसे जो यूँ कह लें कि जो आस्तिक नास्तिक जैसे भी लोग अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं, वो इसे सिरे से खारिज करते हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगी? एक अच्छा प्रश्न है कि एस्ट्रोलॉजी क्या है, ज्योतिष ज्ञान क्या है। मैंने साथ में ज्ञान लगाया है क्योंकि ये एक स्यूडो साइंस है, यानी कि एस्ट्रोनॉमी, जिसमें कि बच्चे आसमान के तारे, चांद सितारे, उन सब के बारे में पढ़ते हैं। उसी की एक स्यूडो साइंस है जहाँ पर कि आप उससे आपके ऊपर, आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं, और उससे आप लाभान्वित हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसको जानना ना जानना उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक तरह की साइंस है। आप माने तो भी ठीक है, नहीं माने तो भी ठीक है, लेकिन इन सब चीज़ों का हमारे ऊपर असर होता है। जैसे मैं एक छोटा एग्जांपल देती हूँ रेनू, शायद आपको पता हो कि जब चांद का छुटना बढ़ना होता है, उस हिसाब से समुद्र का पानी उछाल मारता है। तो एक ग्रेविटेशनल पुल है मून की, जो कि आप नॉर्मली हाई टाइड और लो टाइड में देखते हैं, ठीक है ना। तो ये एक बहुत नॉर्मल सी साइंस है कि हर एक जीव जीवाणु, उसकी एक अपनी ऑरा होती है, मैग्नेटिक पावर होती है, जिसे हम एनर्जी बोलते हैं, और वो एनर्जी चैनलाइज होती है। जैसे कि हम धरती पे क्यों खड़े हैं, वो भी एक रीज़न है। हम धरती पे कैसे चल पाते हैं, वो भी एक रीज़न है। और यही चीज़ अगर आप स्पेस में चले जाएं तो आप ये कहेंगे कि मैं वहाँ उड़ क्यों रहा हूँ, या फिर मैं वहाँ तैर क्यों रहा हूँ। तो ये एक साइंस है, प्योर साइंस है, जो कि आपको सिखाती है कि आपके इर्द गिर्द होने वाले चेंजेस आप पर क्या प्रभाव डालते हैं। तो उसको आप बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी। आप माने ना माने उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत लोग डिनाइल में रहते हैं, वो भी ठीक है। अगर आप डिनाइल में रहना चाहते हैं कि भाई ठीक है, मेरे इर्द गिर्द कुछ नहीं हो रहा और मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, पर हर चीज़ का असर आपके साथ होता ही है। तो बेसिकली इसमें आप ग्रहों का अध्ययन करते हैं। ग्रहों का अध्ययन करते हैं, हम स्टार्स का अध्ययन करते हैं, हम सेलेस्टियल बॉडीज़ का करते हैं, जिसमें कि हम स्टार्स की चेंजेस पर बात करते हैं, सूर्य और चंद्रमा के चेंजेस की बातें करते हैं, जो कि लूनर एक्लिप्स हो गया, सोलर एक्लिप्स हो गया, ये सब उसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व होते हैं। तो कुंडली जब हम बनाते हैं, जो कि आप हॉरोस्कोप जनरली आप सुनते होंगे लोगों के मुंह से कि मेरी कुंडली ये कहती है और मेरी कुंडली में ऐसा है, तो हॉरोस्कोप इज़ बेसिकली साइंस ऑफ हाउ टू प्लेस योर स्टार्स इन योर ड्यूरिंग योर बर्थ टाइम। तो आप जब पैदा होते हैं, अगर आपने देखा हो तो बच्चा जब पैदा होता है, जिस घड़ी पैदा होता है, उस घड़ी उसके हाथ में रेखाएं ऑलरेडी बनी हुई होती हैं। तो आप या मैं उसमें कुछ नहीं करते हैं, वो ऑलरेडी बन के आती हैं। तो अगर आप उस टाइम पे भी किसी बच्चे का पामिस्ट्री जनरली हम करते नहीं हैं, लेकिन आप अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो जिस तरह से जीव जिस घड़ी, जैसे हम कुंभ बोलते हैं, गर्भगृह में आता है, उस समय से ही आप उसकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। बड़े बड़े राजा, नेता सब जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा आगे का साल कैसा रहेगा, चाहे वो एंजाइटी हो, चाहे वो एक तरह की क्यूरोसिटी हो, दोनों तरह से वो ठीक है और जान सकते हैं आप उसमें कोई और जानकर अपने लिए फ़ायदेमंद किस तरह करना है, वो भी एस्ट्रोलॉजी का ही काम है। वो आपको बता सकते हैं कि किस तरह से आप उसको अपने फ़ायदे में ला सकते हैं। तो अगर आपके कुछ चंद्र ग्रह या कुछ ग्रह इधर उधर हैं, तो आप उनको किस तरह से
सॉल्यूशन ला सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, कि कोई चेंजेस अगर हुए हैं कभी तो उनको कैसे अपने लिए बेनिफिट कैसे देना है, उनको उनके साथ चल के कैसे बेनिफिट चाहिए हमें, वो सब हम ले सकते हैं। तो बेसिकली आप ये कह रही हैं कि बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है और अगर कोई उसका भविष्य जानना चाहे या यूँ कहें कि उस बच्चे के बारे में जानना चाहे तो ज्योतिषाचार्य जो हैं वो उसको मतलब बता पाएंगे कि बच्चे का भविष्य क्या है या आने वाला बच्चा कैसा होगा। जैसे कि हम ये प्रश्न पूछते हैं, कई लोगों को आपने सुना होगा पूछते हुए कि भाई मेरे 5 साल से बच्चा नहीं हुआ तो क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो जब हम इस बात की जानकारी रखते हैं या निकाल सकते हैं, काफ़ी कोशिश करते हैं, काफ़ी क्लोज कोशिश करते हैं थ्रू कैलकुलेशंस ये पता लगाने की कि बच्चे का जन्म हो सकता है कि नहीं हो सकता है, किस तरह का बच्चा अगर होगा तो किस तरह का होगा। अगर आपने अभी कभी सुना हो तो बहुत लोग कैलकुलेट कर रहे हैं कि अनुष्का और विराट का बच्चा क्या होगा, उनकी प्रेगनेंसी है तो कैसी रहेगी, करीना कपूर का दूसरा बच्चा कैसा होगा। तो ये सब चीज़ें कैलकुलेटिवली अगर आपको उनके माता पिता की जानकारी है, उनके कुंडली की जानकारी है, तो आप निकाल सकते हैं कि क्या हो सकता है, क्या बेस्ट। तो अगर हमारे पास अनुष्का और विराट की जन्म कुंडली या यूँ कहें कि जन्म तिथि की सही तारीख हो और ग्रह नक्षत्र की दशा का पता हो तो आप बता पाएंगे कि उनका आने वाला बच्चा या उसका भविष्य कैसा होगा। हाँ, क्या होगा। देखिए दर्शकों, ज्योतिषाचार्य जी बोल रही हैं कि मतलब एस्ट्रोलॉजी में इतनी पावर है कि वो आपका आने वाला समय का रेखांकन करके बता सकती हैं कि उसके गर्भ में क्या छिपा है। तो ये तो अब आपके ऊपर है कि आप जानना चाहते हैं या नहीं। दूसरा मैं ये जानना चाह रही थी कि चारू जी जैसे बोलते हैं कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, तो क्या बच्चा जब पैदा नहीं हुआ है, माँ के गर्भ में है, तो क्या ग्रहण की स्थिति और परिस्थिति का भी उस पर प्रभाव पड़ता है? जैसे कि अगर आपको पता हो कि साइंस में बोला जाता है कि जब ग्रहण लगते हैं, स्पेशली जब सूर्य ग्रहण लगते हैं, तो उस दौरान आपको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर आप निकल रहे हैं तो चश्मा लगाइए। अगर आप तो वो रीज़न ये है कि उस वक्त यूवी रेज जो होती हैं वो बहुत प्रचंड रूप से सामने होती हैं। तो कोई भी चीज़ अगर बहुत ज़्यादा आपके सामने होगी तो उसका असर थोड़ा बहुत तो आएगा ही आएगा। तो अगर आप उस समय दौरान अपने घर में रहें या बचाव पे रहें तो आई डोंट थिंक कि किसी को प्रॉब्लम होनी चाहिए और इस तरह से बच्चे को भी कोई नुकसान नहीं होता। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, पर इसका कोई डिफाइंड रूल नहीं है कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर बचाव के तरीके हैं और बचाव कर सकते हैं तो क्यों ना उसे बचाया जाए और अपनी और खुद की बच्चे की सेहत अगर बनानी है तो उसमें कोई नुकसान तो है नहीं मेरे साथ। तो जैसे हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि चंद्र ग्रहण की स्थिति हो या सूरज ग्रहण की स्थिति हो तो माँओं को पूजा पाठ करनी चाहिए या जो उससे रेलेवेंट जो पाठ है वो करना चाहिए। इसके बारे में आपका क्या कहना है? एक बहुत पुरानी कहानी अगर मैं कहूँ तो ये थी कि जब अभिमन्यु के पैदा होने की बात थी तो उस टाइम पर ये कहा गया था कि उनको जो भी बताया गया था वो सुन रहे थे और उसी के हिसाब से उन्होंने युद्ध में, महाभारत में उसका उपयोग भी करा था। बिल्कुल सही। तो अगर उस कॉन्सेप्ट को अगर मैं सोचूं तो हम अगर कोई अच्छी चीज़ पढ़ रहे हैं, कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आपने सुना होगा चाइल्ड प्रोडिजीज होती हैं जो कि बचपन से बच्चे बहुत होशियार होते हैं या फिर वो अलग ही किसी एक कैरेक्टर के निकल के आते हैं। तो वो क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं माँ बाप या स्पेशली मदर्स वो चीज़ को बहुत बार दोहरा रही होती हैं, वो बहुत बार उस चीज़ को कर रही होती हैं। तो एक तरह से जो आप कर रहे हैं खान पान, ऑफ कोर्स क्योंकि बच्चा प्लेसेंटा से जुड़ा होता है तो आपका खान पान डेफिनेटली बच्चे पर असर करता है और साथ ही आपकी बॉडी में जो चेंजेस हो रहे होते हैं थ्रू द वाइब्रेशंस ऑफ योर स्पीच। इसलिए हम बोलते हैं कि जो प्रेग्नेंट मदर हैं वो गुस्सा ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, अपना मानसिक संतुलन बना के रखें, ज़्यादा अच्छी चीज़ें पढ़ें, देखें, ताकि आप बच्चे को उस चीज़ को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। बिल्कुल सही, तो बिल्कुल सही। मेरे ख्याल में वो भी एक अच्छी चीज़ है, अगर कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। बिल्कुल। तो जो कुंडली आप जिसे बोल रहे हैं या जैसे हस्तरेखा का रीडिंग करना
या फिर जो न्यूमरोलॉजी, तो ये क्या अलग अलग चीज़ें हैं या सारी ही एस्ट्रोलॉजी के अंदर ही आते हैं? ये सारी एस्ट्रोलॉजी के अंदर आती हैं। उन्हीं के पार्ट्स आप कह सकते हैं, विभिन्न विभिन्न ब्रांचेस हैं, आप उनके थ्रू आप पता लगा सकते हैं। जैसे न्यूमरोलॉजी है, वो आपके जन्म की जो तिथि होती है उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि कैसा रहेगा, ये साल कैसा जाएगा। जैसे मान लीजिए 3 आपका है, अगर आपकी बर्थ डेट 12 है तो उसको अगर गणांक करते हैं तो वो 3 बनाता है। तो इस तरह से आप न्यूमरोलॉजिकल हिसाब से आप जान सकते हैं, क्योंकि हर ग्रह का एक अपना नंबर है, तो उस नंबर में आप उस ग्रह के अकॉर्डिंग आपका कैसा साल जाएगा या आपकी आगे की प्रोग्रेस कैसी होगी वो आप पता लगा सकते हैं। तो न्यूमरोलॉजिकली भी आप देख सकते हैं, और ऑफ कोर्स पामिस्ट्री में आप हाथ दे के, मैंने जैसा कहा कि बच्चे की रेखाएं पहले दिन से बनी होती हैं, तो आप वो भी पढ़कर देख सकते हैं। और काफ़ी लोग साथ में ही करते हैं जनरली, अगर एस्ट्रोलॉजर हैं तो वो जनरली सारी चीज़ें इकट्ठी करके ही आपको बताएंगे कि ये आपका सोल्यूशन है और आप चाहें तो उसे अपना सकते हैं। मान लो मैंने आज अपना भविष्य आपसे जानना चाहा और आज 2021 में आपने मुझे इसके बारे में बताया, तो क्या आप मेरे आगे के समय तक का बता पाएंगे या एक नज़दीकी समय तक का, कि जैसे अगले 1 साल तक का आपने मुझे इसका विवरण दिया या अगले 2 साल तक का? ऐसा कुछ है कि हर 2 साल में ग्रहों की स्थिति और परिस्थिति बदलती हैं, उसके हिसाब से जो आपकी गणना है वो भी बदल जाती है, या मोटा माटी आप एक साथ भी आगे का विवरण बता सकते हैं? हम दोनों तरीके से ही देखते हैं एस्ट्रोलॉजी में, खाली अभी प्रेजेंट का ही नहीं देखते। आप पूर्ण तरह आगे तक का देख सकते हैं, यहाँ तक कि आपकी जब आप जन्म का देख सकते हैं तो ऑफकोर्स आप मृत्यु तक का देख सकते हैं, तो वो पूर्णतः आप उसकी रीडिंग कर सकते हैं। जनरली हम आसपास का इसलिए देखते हैं क्योंकि हर ग्रह जैसा कि हर महीने आपके ग्रह बदलते हैं, तो उन महीनों के हिसाब से भी आप जान सकते हैं कि आपका ग्रह क्या कह रहा है। हो सकता है कि साल भर, जनरली हम साल का इसलिए देखते हैं क्योंकि अमूमन हर ग्रह उस 12 महीने में आ चुका होता है, तो 1 साल का आप आराम से बता सकते हैं किसी को भी। तो हर ग्रह के हिसाब से आप देख के बता सकते हैं कि ठीक है ये साल आपका किस तरह का जाएगा। आप लंबा भी देखना चाहते हैं, 3-4 साल का, 5 साल, 10 साल, 11 साल, या पूर्ण तरह से भी आप जानना चाहते हैं तो भी आप जान सकते हैं, तो उसमें कोई रुकावट नहीं है। जी, कुंडली किसे कहते हैं? कुंडली मतलब क्या है? अगर एस्ट्रोलॉजी में मतलब कुंडली का क्या महत्व है? कुंडली का इंग्लिश वर्ड हो गया हॉरोस्कोप। हॉरोस्कोप क्या होता है कि हम अगर सोलर सिस्टम को देखें तो सोलर सिस्टम में 9 ग्रह हैं, और 9 ग्रहों का जो सर्कल बनता है, एक तरह का सर्कल बनता है, उसमें हम उसको बिठाते हैं ग्रहों को, डिपेंडिंग ऑफ कि आप किस दिन आपका जन्म हुआ है। जिस घड़ी आपका जन्म होगा उस घड़ी से हम आपका ग्रह वहाँ बिठाते हैं, और जिसको हम चंद्र कहते हैं, चंद्र लगन बोली जाती है, वो कुंडली देखी जाती है। और उस कुंडली से आप निकाल सकते हैं कि आपकी कौन कौन से ग्रह कौन कौन से घरों में बैठे हुए हैं, और उसके हिसाब से आप ये पता लगा सकते हैं कि आज का वक्त आपका कैसा है, समय आपका कैसा है, और आगे आने वाला समय कैसा रहेगा। तो इस तरह से कुंडली बनाई जाती है। जैसे कई बार जब शादी ब्याह की बात आती है तो बहुत बार ये सुनने में आता है कि नहीं उसकी कुंडली तो मांगलिक है, या उसकी जो जन्म कुंडली है वो मांगलिक है। तो ये मांगलिक क्या है? दर्शकों को ज़रा थोड़ा बताएं इसके बारे में। मंगल जो है वो इंग्लिश में उसको मार्स बोलते हैं, और मार्स आपके किस ग्रह में स्थित है और उसके ग्रह के सामने किस तरह के प्लैनेट्स बैठे हुए हैं उसको हम मांगलिक बोलते हैं। तो मंगल अगर आपके बीच के ग्रह में, यानी कि आपके लगन ग्रह में है या उसकी छत्र छाया में है, तो वो आपके ऊपर असर करता है, और असर करने की वजह से कई बार आपके कामों में परेशानियां आती हैं, रुकावटें आ जाती हैं। तो जिस तरह से हम बोलते हैं कि शादी नहीं हो रही है, तो वो मंगल के स्थिति के अनुसार बोलते हैं कि शादी नहीं हो रही, तो वो असर जो है मंगल का आपके ऊपर भारी है, इसीलिए
वो आपको आपके इस कार्य को पूर्णतः नहीं करने दे रहा। ज़रूरी नहीं है कि मंगल हर स्थिति या हर परिस्थिति में गलत ही हो। मंगलिक होने का मतलब ये होता है कि कुछ वर्षों की परेशानी आप उठाती हैं और उसके बाद आप जब एक बार विवाहित हो जाते हैं तो फिर मंगल का ग्रह का ज़्यादा कुछ खास असर नहीं होता। आपके बच्चों पर उसका थोड़ा बहुत असर आता है, यानी कि प्रोजेनी पे असर आ सकता है, किंतु ऐसा नहीं है कि वो नहीं हो या नहीं हो सकते या उसका कोई निवारण नहीं है। आप बाकायदा पूजा करवा कर के मंगल ग्रह को शांत कर सकते हैं और आप लगातार वो पूजा करें ताकि जो है मंगल का असर कम रहे और आपके जो कष्ट हैं वो निवारण होते रहें। तो बेसिकली हमें मंगल ग्रह से डरने की ज़रूरत नहीं है, या यूँ कहें कि अगर आपकी कुंडली में मांगलिक अगर आया है तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। इसके बहुत सारे उपाय हैं जो आप किसी भी अच्छे ज्योतिषाचार्य से पूछकर आप उनका निवारण भी कर सकते हैं। तो मतलब मैं ये मानूं कि जो इतना डरा के रखते हैं कि नहीं मंगल है तो ऐसा हो जाएगा, मंगल है तो वो काम शुभ नहीं होगा, तो ये सारी भ्रांतियाँ हैं। ये बिल्कुल भ्रांतियाँ हैं। ये माना जाता है कि देखिए मैंने जैसा कहा, आप एक शून्य हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, और ब्रह्मांड में जो हैं वो प्लैनेट्स हैं, ये ऑलरेडी हैं और ये रहेंगे। आप आते जाते रहेंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन किंतु परंतु ये चीज़ें आपको प्रभावित करती हैं। इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। आप स्पिरिचुअली अगर अवेकेंड हैं तो ये चीज़ें काफ़ी हद तक कंट्रोल करी जा सकती हैं और इनके सॉल्यूशंस हैं, बाकायदा सॉल्यूशंस हैं, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी होनी चाहिए। इसी प्रकार शनि ग्रह के बारे में लोग बोलते हैं कि आपकी अगर कुंडली में 7.5 लगा है या शनि अच्छा नहीं है, तो हमारे दर्शकों को उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। हर कोई सोचता है कि शनि आना मतलब बड़ा दुखदाई होना, बड़ा परेशानी होना। बिल्कुल शनि परेशान करता है। अगर आपका, जैसे मैंने कहा, किस ग्रह में आपके बैठा है शनि, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन शनि के साथ एक अच्छी बात यह है कि जब भी शनि आता है वो आपको आपके कार्यों के हिसाब से, जिसे हम बोलते हैं, तो बेसिकली परीक्षा, आपकी परीक्षा लेता है शनि। हाँ, कह भी सकते हैं परीक्षा, लेकिन वो आपको काइंड ऑफ ये बताने की कोशिश करता है कि सीधे चलिए, अच्छा चलिए, अच्छी चीजें सोचिए, अच्छा करिए, सही कर्म कीजिए, और जितने अच्छे कर्म करेंगे उतना कम शनि का प्रभाव पड़ता है और शनि वापस भी देके जाता है। अगर आप अपने कर्म सुधार लें तो वो आपको बाकायदा उस चीज़ का रिवॉर्ड भी देता है कि भाई। हाँ, ये भी मैंने सुना है कि अभी आखिरी अढ़ाइया बचा है, अढ़ाइया बोलते हैं शायद, है ना, कि आखिरी अढ़ाइया बचा है तो अब आपको शनि माला माल करके जाएगा। तो क्या ये सच है या ये भ्रांति है? बिल्कुल सच। मैं बिल्कुल ये तो नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ही सच है, डिपेंड करता है कि आपके किस तरह के ग्रह हैं, लेकिन वाकई में शनि देके भी जाते हैं। देवी देवता किसी जो भी हमारे ग्रह हैं वो ये नहीं करेंगे कि आपको आपके अच्छे कर्मों का फल ना दें। डेफिनेटली वो फल देके जाते हैं। तो कर्म अच्छे रखिए तो वापस जाते हुए भी शनि महाराज डेफिनेटली अच्छा ही करेंगे। तो यानी अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो शनिदेव महाराज आपको कुछ न कुछ ज़रूर देके जाएंगे, आपको ब्लेसिंग ही देके जाएंगे। लेकिन अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तो ऑफ कोर्स वो आपको दंडित भी करेंगे। तो ये कहें कि मनुष्य को सही राह पे चलाने के लिए शनिदेव ने कमान जो है अपने हाथ में ले रखी है। बिल्कुल बिल्कुल। और कहते हैं कि शनिदेव से तो बड़े बड़े ऋषि मुनि और देवता गण भी घबराते थे। तो यानी कहने की बात है कि जो इंसान सही रास्ते पे नहीं है उसी को घबराने की ज़रूरत है। जो सच्चा है, सही कर्म करता है, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आप सही रास्ते पे चलते जाइए, शनि महाराज आपको ब्लेसिंग ही देकर ही जाएंगे। इसके ऊपर रेनू मैं अगर एक चीज़ बताना चाहूँ तो एक बहुत बड़ी, बहुत पुरानी कहानी है कि रावण ने अपने इतनी विद्या थी उन्हें कि उन्होंने सारे ग्रहों को अपने महल में बांध के रखा था, और जिसमें से शनि को भी उन्होंने बांध के रखा था। ये बात तो मुझे बिल्कुल नहीं पता थी। और ये चीज़ हनुमान जी जिस घड़ी लंका को जब उन्होंने जलाने के लिए वो निकले थे तो उन्होंने शनि देव को खोला था
और तब उन्होंने, शनिदेव ने जाके कहा था रावण को कि अब मेरी वक्री दिशा तुम पर पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारे कर्म इस तरह के हैं कि तुमने चाहे मुझे कितने ही सालों, और उन्होंने बहुत सालों तक उनको बांध के रखा था। और उनके विजय का एक रीज़न भी यही था कि शनि उनकी कहीं पे भी कुंडली में विराजमान नहीं थे, क्योंकि उन्होंने कैद कर रखा था। तो शनि महाराज निकले और उसी वजह से रावण का भी अंत हुआ था। तो कोई भी देवी देवता, चाहे राक्षस हो, चाहे गण हो, चाहे देव हो, देवी हो, सब पर शनि जी की दिशा रहती है। तो अगर आप भी स्वयं अच्छे कर्म रखेंगे तो बेसिकली कहने का मतलब है कि अगर आपका धर्म सही राह पे चलने का है तो आपको प्रगति की राह पे लेके जाएगा। रावण इतना विद्वान योद्धा था, लेकिन अधर्म का रास्ता उन्होंने चूज़ किया चलने के लिए, तो उनका पतन हुआ। परंतु आज भी उनकी योग्यता के लिए, उनकी बुद्धिमत्ता के लिए हम रावण को आज भी शास्त्रों में उनके ज्ञान के बारे में पढ़ते हैं। तो अच्छी बातों को ग्रहण कीजिए ज़िंदगी में, और जो बुराइयां हैं उनसे भी सबक लीजिए और अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करें। शिव जी का मैं यहाँ में ऐड करूँगी। शिव जी का जो शिव तांडव है जी जी, वो लिखा ही रावण ने है। देखिए, तो और वैसे रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। हाँ। और ये कहा जाता है कि अगर वो ये अनैतिकता नहीं करता तो आज की तारीख में उनसे बड़ा विद्वान कोई नहीं था। इसीलिए राम ने जब वो मर रहे थे रावण, तो लक्ष्मण जी को बाकायदा भेजा था उनके पास कि जाओ विद्या ग्रहण करो, ताकि बिल्कुल ये हमारी रामायण में आपको देखने को मिलेगा। हाँ। कि राम ने बोला था रावण से कि आप जाएं और उनसे आशीर्वाद लें। लक्ष्मण जी से बोला था कि जाइए और सीखिए। और रावण ने बाकायदा उस पर उनको सिखाने की कोशिश करी थी और सिखाया था कि अपनी नीतियों के ऊपर चलिए, गलत भाव मत रखिए। तो और शायद मुक्ति का रीज़न भी शायद उनका यही था कि आखिर में उन्होंने अपने आप को अच्छा साबित करने की कोशिश करी थी जब वो मृत्युशैया पे थे रावण। तो मुझे लगता है कि अगर कोई भी चाहे, अगर मैं ये कहूँगी कोई भी प्लैनेट अगर आपका नीच का है तो आप उसको उच्च का बना सकते हैं अपने कर्मों को सुधार करके। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ज्ञान को बांटिए, अच्छे ज्ञान को बांटिए, अपना भी उद्धार कीजिए और दूसरों का भी उस ज्ञान से उद्धार कीजिए। क्योंकि देखें, पुराने शास्त्र अगर ना लिखे होते और अगर हम ना पढ़ पाते तो वो ज्ञान हम तक नहीं मिलता। तो हर पीढ़ी का ये दायित्व है कि अच्छे ज्ञान को अपनी आने वाली पीढ़ी को भी बांट कर जाएं। तो रावण से कुछ अच्छी बातें सीखिए। और ज्योतिषाचार्य के बारे में आपसे हमने बताया कि कुछ लोगों को भ्रांतियाँ होती हैं, तो उन भ्रांतियों में ना पड़ें और सही चीज़ की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो बेसिकली मैं ये जानना चाहूँगी, हम अंत की ओर जा रहे हैं, कि हर व्यक्ति को अपनी कुंडली दिखानी चाहिए या नहीं दिखानी चाहिए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जैसे मैंने कहा कि हम एक सिंपल सा, मैं अगर सवाल करूं इसके उस पर, तो मैं कहूँगी कि क्या हमें पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। तो अगर इंसान पढ़ने की ओर अग्रसर है और अपने बारे में जानना चाहता है, देखिए कामयाबी आपके लिए तब तक दूर है जब तक कि आप प्रयत्न नहीं करते हैं। अगर कुंडली में ये कहीं लिखा है कि ये चीज़ नहीं हो पाएगी, तो उसके अलावा भी बहुत चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। निराश होने की ज़रूरत नहीं है कि ओहो मैं ये करना चाह रहा था तो ये नहीं हुआ। आपके पास बहुत अलग अलग ऑप्शंस हैं जो आप कर सकते हैं। किसी पढ़ाई में अगर आपको लगता है कि आप समय से ज़्यादा उसमें अपना टाइम खर्च कर रहे हैं और आपको लगता है मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो वो भी पॉसिबल है। इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर आप दिखाना चाहें कुंडली, शौक़ से दिखाएं, क्योंकि उसमें सिर्फ ये है कि आपके बारे में आपको बताया जा सकता है। आप क्या जानना चाहते हैं उस पर एक बहुत इम्पोर्टेंट एनालिसिस कर सकते हैं कि आप क्या जानना चाहते हैं और उसके प्रति आपको क्या सोल्यूशन हासिल हो सकता है, वो भी आपको दिया जा सकता है। तो कोई भी पंडित, हम ये सोचते हैं ओह पंडित को क्या पता होगा या क्या जानकारी होगी। जो इंसान ग्रह पढ़ते हैं वो एस्ट्रोलॉजर या एस्ट्रोनॉमी की शायद डिग्रियां ना लेते हों, लेकिन डेफिनेटली वो उनकी पढ़ाई ज़रूर करते हैं।
क्योंकि उनको पता होता है कि कौन से ग्रह में क्या और कैसा उनका उपयोग किया जा सकता है। और आज की तारीख में तो अच्छे अच्छे पढ़े लिखे विद्वान लोग एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो इसमें मेरे ख्याल में तो मुझे नहीं लगता कि कोई गलत चीज़ है। अगर आप जानना चाहते हैं और अपना भविष्य अच्छा बनाना चाहते हैं, सुकून वाला थोड़ा बहुत, तो एस्ट्रोलॉजी में बिल्कुल जा सकते हैं, कुंडली पढ़ा सकते हैं। आखिरी क्वेश्चन कि कितना प्रभाव, मान लो कि मैं अगर अपना भविष्य जानना चाहूँ तो कितने % तक मुझे उस पर विश्वास करना चाहिए, और मतलब क्या वो 100% सही होगा या उसका भाग्य के साथ 20% 30%? क्योंकि अलग अलग लोग बोलते हैं कि नहीं, 20% आपको जो एस्ट्रोलॉजी बता रही है उसको मानें और 80% अपना कर्म करें। तो मतलब इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भाग्य और डेस्टिनी जो है वो अगर मैं बोलूं तो हर इंसान की डेस्टिनी और भाग्य ऑलरेडी कुंडली में विराजित हैं, मतलब लिखी जा चुकी हैं, ऑलरेडी लिखी हुई होती हैं। हर इंसान टाटा अंबानी नहीं बनता, राजयोग नहीं होता, बट आप उस राजयोग को हासिल कर सकते हैं अपने कुछ अपने बारे में जान करके। आपकी कितनी कैपेबिलिटी है उस चीज़ को हासिल करने की, कितना अरसे में आप वो हासिल कर सकते हैं, यानी आपको अगर अपने ग्रहों की दशा के बारे में पता हो, बिल्कुल, या उनके उपाय जो करने हो करके आप एक सफलता की सीढ़ी पा सकते हैं। बिल्कुल पा सकते हैं। और आप चाहें तो उस चीज़ को अपने लिए बेहतरीन तरीके से सोच सकते हैं। हम हमेशा नेगेटिव होके ही क्यों सोचते हैं कि भाई अरे बुरा ही होगा या बुरा ही समझेंगे। तो ये भी हो सकता है कि कुंडली आपको बहुत अच्छी तरह से आगे चलने के रास्ते खोल दे और अपॉर्चुनिटीज़ दिखा दें, तो उसमें कोई बुराई और मुझे नज़र नहीं आती। और अगर आप किसी चीज़ से ग्रसित हैं, परेशान हैं, और कुंडली आपको अगर ये बता रही है कि ये परेशानी इस वजह से है और आप अगर ये सॉल्यूशन करेंगे तो शायद आपकी परेशानी थोड़ी हद तक कम हो जाए, तो मेरे ख्याल में उसमें क्या नुकसान है। अगर यही काम डॉक्टर कर रहे हैं आपके जीवन में, तो मेरे ख्याल में एस्ट्रोलॉजर भी वही चीज़ करते हैं कुछ हद तक। तो आपके कहने का मतलब ये हुआ कि जिसको सही ज्ञान हो आप उसके पास जाएं, उनसे पूछें। ऐसे ही जो कुछ झोला छाप टाइप से होते हैं वो शायद आपको भ्रम की स्थिति में डाल देते हैं और वो उटपटांग आपको उसका उपाय बताते हैं, उनसे बचें। सही व्यवस्थित ढंग, जिन्होंने अच्छे से शिक्षा ग्रहण की हो या जिनको एस्ट्रोलॉजी का बहुत अच्छा ज्ञान हो, अगर आप उनके पास जाते हैं और उनसे अपने बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तो वो आपको सही मार्गदर्शन ही देंगे, आपके कर्मों को या यूँ कहिए कि आपके कामकाज को आगे बढ़ाने में ही आपका सहयोग करेंगे। रेनू, इसमें मैं एक और चीज़ ऐड कर दूं अगर जाते जाते जी कि अगर वैदिक हिंदू जो शास्त्र हैं, आज की तारीख में अगर नासा उनका उपयोग करके बहुत सारी चीज़ें बना सकता है, कर सकता है, तो हम अपनी खुद की बनाई हुई शास्त्रों पर क्यों नहीं विश्वास करते हैं और क्यों नहीं उन पर अमल करते हैं। तो कहीं ना कहीं उन लोगों ने जो पुराने ऋषि मुनियों ने लिखा था उनको अगर हम जान सकते हैं और समझ सकते हैं तो उसमें कोई बुराई तो है नहीं। और आई थिंक मुझे लगता है कि जैसे कि अगर मेडिकल साइंस में अगर आप कहें तो सुशस्त्र जो एक ऋषि थे, उनका लिखा हुआ आज की तारीख में सर्जरी जो वर्षों पुरानी सर्जरी थी, 5-6 हज़ार साल पुरानी, उन्होंने लिखी हुई कि किस तरह से आप सर्जरी कर सकते हैं। तो क्यों ना वो चीज़ हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में करें। बिल्कुल सही। हमारे आई थिंक मुझे लग रहा है कि एक पूरी पीढ़ी जो है इस चीज़ से वंचित रह गई कि हमारे वेद शास्त्र जो भी है हमने उनका ग्रहण या उनको अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो उसका ज्ञान अर्जित करने से हम वंचित रहे हैं। परंतु कहते हैं ना कि जब चाहो तभी राह वाली बात है। अगर हम आज भी उनका वापस पढ़ना शुरू करें और उनके बारे में जानना शुरू करें तो हमारा जो सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास जो है वो बहुत बहुमूल्य है और बहुत ऊंचा है। तो सभी को जानना चाहिए। हमारी तरफ से एक छोटा सा प्रयास था कि एस्ट्रोलॉजी क्या है, इसके बारे में जो भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं वो क्या है। अगर आपके कोई और क्वेश्चंस हो तो आप ज़रूर पूछें हमसे, हम कोशिश करेंगे उसका जवाब देने के लिए। चारू जी को मैं अगले वीडियो में भी लेके आऊँगी। आप अपना प्यार और सम्मान इसी तरह से हमें दें।
चारू जी का ईमेल एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। जो भी अपने भाग्य के बारे में उनसे जानना चाहें आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार और आशीर्वाद दोनों की हमें ज़रूरत है वो दें। धन्यवाद।